तो हेलो दोस्तों, आज स्टूडेंट हम कवर करने वाले हैं अपना जावा के सारे बेसिक्स। ओके, इंक्लूडिंग लूप्स, इफ एल्स, ऑपरेटर्स, इनपुट वैल्यूज एंड देयर टाइप्स। ओके, तो फिर बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जावा है क्या। देखो, जावा क्या है? जावा बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावा के फीचर्स, क्योंकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहला तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब अगर आप इसे एक बार लिख दोगे तो चाहे विंडोज हो, ठीक है, चाहे वो मैक हो आपका, वो दोनों पे चलेगा। सेम बाइट कोड आपका दोनों कंप्यूटर पे चलेगा, एक बार कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या है, जावा में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मिलती है। अब ये क्या है? तो अगर आप इसे समझोगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब अगर हम गेम्स बनाते तो उसमें बहुत यूज़फुल होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेज़ का मतलब अगर एक बार जावा का कोड जो है वो हमने कंपाइल कर लिया, कंपाइल किसमें 0101 ऐसे कंपाइल होता है, तो उस 01 की फाइल को जिसे हम एक्से कहते हैं, डॉट एक्से उसका वो होता है एक्सटेंशन, उससे हम मतलब कहीं भी चला सकते हैं, मैक पे, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, इसलिए प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है इसे, ठीक है। और ये हमारी चलती है जावा वर्चुअल मशीन में। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या है? लाइक ये आपके डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं चलती है, ये कंप्यूटर के अंदर एक मिनी कंप्यूटर बना के जिस पे जावा चलती है। इसका मतलब जावा को डायरेक्ट हमारी मेमोरी पे एक्सेस नहीं होता, तो अगर कुछ खराब जावा का प्रोग्राम भी होगा तो हमारी मेमोरी को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लाइक एक वायरस है जावा। तो वो मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि वो उसके पास डायरेक्ट मेमोरी का एक्सेस नहीं है, वो चलता है जावा वर्चुअल मशीन पे। ओके, तो अब हम चलते हैं। अब ये जावा का बेसिक कोड, ठीक है। तो ये जावा का बेसिक कोड है। अब मैं आपको धीरे-धीरे करके इसका पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या ये। तो देखो, सबसे पहले हम जावा में लिखते हैं क्लास, ठीक है, क्लास। उसके बाद हम लिखेंगे फाइल का नाम। लाइक मेरी फाइल का नाम है मेन डॉट जावा में लिखना पड़ता है क्योंकि एक जावा फाइल है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इधर मेन, ठीक है। मैं क्लास के आगे मेन लिखूँगा। फिर हमने 2 कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, एक इधर है, एक इधर है। इसके अंदर हम बाकी का पूरा कोड लिखेंगे। फिर इसके अंदर इनने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। उसके बाद इनने वापस से दिए हैं क्या कहते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस। तो इस जो आप देख पा रहे हो पब्लिक स्टैटिक मेन वर्ड के जो 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, इसके अंदर हमारा पूरा कोड आएगा, क्योंकि हम बिग रहे हैं तो अभी हम इसके अंदर अपना पूरा कोड लिखेंगे। धीरे-धीरे करके मैं आपको समझाऊँगा कि हम तो मैं आपको धीरे-धीरे करके समझाऊँगा कि मतलब इनका मतलब क्या है। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो, क्लास, ओके, उसके बाद जो भी हमारा फ़ाइल का नाम है, फिर 2 कर्ली ब्रेसेस, फिर उनके अंदर हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड स्ट्रिंग आर्क्स और 2 कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और ये आप 2 लाइन रट लो बेसिकली। स्टार्टिंग में तो आपको ये इनलाइन ही करनी पड़ेंगी एकदम, फिर धीरे-धीरे आपको इसका मीनिंग आएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो इधर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। अब ये क्या लाइन है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस लाइन को समझने के लिए हम अपने कोड में चलता हूँ, अगर आप इसका पूरा वो वर्कफ़्लो समझाऊँ। ओके, तो अभी मैं आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपको नहीं पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड में जावा का कंपाइल सेटअप वगैरह कैसे करें, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पे वीडियो बना लूँगा। फिलहाल तो अभी हम अपना इधर कोड लिखते हैं, फिर से रन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास। इसके बाद हमें लिखना है अपना फाइल नेम। तो आप देख सकते हो मेरा फाइल का जो नेम है वो मेन है। मैं लिखूँगा मेन, उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस। फिर इन 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे लिखना है पब्लिक, ठीक है? वैसे आप देख पा रहे होगे ना, ये ना मेरे को ऑलरेडी सजेशंस आ रहे हैं, तो ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करा है, या तक का मोड है वीएस कोड का, इसलिए आ रहे हैं। फिलहाल मैं इसी को यूज़ करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये ऑटोमैटिकली मेरे लिए इसने लिख दिया है। अब इसके अंदर ये तो हमारा हो गया मतलब मैंडेटरी कोड, इतना तो लिखना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी कैसा भी प्रोग्राम लिखो, इतना आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है? तो अब मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, इन 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या पब्लिक स्टैटिक मेन वर्ड के कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखना सबसे ईज़ीएस्ट स्टेटमेंट जिसका यूज़ करके हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब अगर आपने कैपिटल लिख दिया जो कि स्मॉल में आनी थी, वो आपको एरर देगा, ठीक है? तो मैं क्या लिखूँगा, पहले लिखूँगा सिस्टम, ठीक है? हम लिखेंगे सिस्टम, फिर लिखेंगे डॉट आउट, डॉट प्रिंट, फिर हम लिखेंगे अपनी पैरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन। अब हम सेमीकोलन इसलिए लगाते हैं, आप समझो सेमीकोलन अपना फुल स्टॉप है इन जावा, कि जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, सेमीकोलन इज़ आल्सो लाइक
हमारा फुल स्टॉप नहीं जाएगा, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स, ठीक है, 2 डबल कोट्स लिखेंगे और फिर इन डबल कोट्स के अंदर हमें वो टेक्स्ट लिखना है, जो भी हमें आउटपुट में प्रिंट करवाना है। लाइक अगर मैं इधर हेलो, ओके, और अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस दबाता हूँ पहले तो सेव करने के लिए और फिर राइट क्लिक रन कोड, ओके। देख सकते हो अभी आएगा, लोड होगा टर्मिनल में और बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड है ना एक्सटेंशन का, आप भी डाउनलोड कर सकते हो यार एक्सटेंशन टैब से, ओके। तो वेट करते हैं फिलहाल हमारा टर्मिनल लोड हो। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा टर्मिनल लोड हो रहा है। वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, मतलब आप फर्स्ट टाइम उसे खोलते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये सारा जो है ना कंपाइल करता है, फिर बाद बाद में तब ये वापस कंपाइल करता है तो कैश यूज़ करता है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा कंपाइलेशन चालू हो चुका है। इसने ऑटोमेटिक मेरे लिए कंपाइलेशन वाली कमांड लिख दिया, क्योंकि मैंने जो एक्सटेंशन करा था ना इंस्टॉल, मैंने जैसे ही रन पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली कमांड टर्मिनल में थोड़ी देर में हमारा आउटपुट आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा आउटपुट जो है हेलो आ चुका है, ओके। आप देख सकते हो मेरा आउटपुट हेलो आ चुका है, क्योंकि मैंने ना हेलो लिखा था डबल कोट्स के अंदर। अगर मैं कुछ आगे लिखता हूँ, लाइक मैं लिखूँगा दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, तो देखना ये भी प्रिंट हो जाएगा। मैं रन को करूँगा इस बार, ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आप करोगे तो टाइम लगता है। ओह वेट, मैंने सेव नहीं करा, ओके, सेव कर देते हैं। अब मैं वापस से करूँगा तो देखते हैं कि हमारा आता है, तो देख सकते हो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम आ चुका है, ठीक है? तो अब ये तो हुई हमारी सिस्टम डॉट प्रिंट वाली ईज़ी स्टेटमेंट, जिससे हम प्रिंट करवाते हैं। इसका ये आप देख सकते हो सिंटैक्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, फिर हम डबल पैरेंथेसिस लिखते हैं, ओपन एंड क्लोजेस, ठीक है? फिर इसके अंदर हम डबल कोट्स लिखते हैं, फिर टेक्स्ट लिखते हैं हम जो भी हमें प्रिंट कराना है और फिर लास्ट में हम सेमीकोलन देते हैं। सेमीकोलन बेसिकली तब देते हैं तब हमारी एक स्पेसिफिक कमांड एंड हो रही है, ओके। ऐसा नहीं है फिर मैं मान लो मैंने इसे आधा इस कमांड को इधर लिख दिया, आधा ऊपर लिख दिया, ऐसे तो गलत है और मैं इधर भी सेमीकोलन दूँ, नहीं। हमें बस सेमीकोलन तभी देना है जब हमारी कमांड एंड हो रही हो, ओके। और ऑब्वियसली कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्शन है, लाइक अभी आपने देखा क्लास मेन वगैरह, तो इनमें मैंने नहीं दिया, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है वेरिएबल्स। ओके, तो पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स एक टाइप के डब्बे होते हैं जिनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में पाउडर होगा, तो आप पाउडर को स्टोर करते हो, एक पाउडर कैन होता है, ओके, उसमें स्टोर करते हो। आप वाटर को स्टोर करते होगे, तो अगर आपको फ्रिज में वाटर रखना है तो आप क्या करोगे? वाटर बॉटल में स्टोर करोगे। तो आपने देखा होगा कंटेनर्स के भी अलग-अलग टाइप होते हैं। वैसे ही हमारे प्रोग्राम में भी, हमारे जावा में भी कंटेनर्स के टाइप होते हैं, मतलब वेरिएबल्स के टाइप होते हैं, ओके। तो वेरिएबल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट इस वीडियो में हम 2 ही वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है? अब वो मैं आगे आपको बताऊँगा आपको क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल का सिंटैक्स, ठीक है? तो वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको किस टाइप का वेरिएबल बनाना है, लाइक टाइप्स होते हैं बेसिकली, अलग-अलग टाइप के होते हैं और हर टाइप की एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि वो इस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। लाइक जो इंटीजर टाइप है, इधर आपको लिखा है, इधर लिखा है ना इंटीजर टाइप, ठीक है? तो इंटीजर टाइप बेसिकली स्टोर कर सकता है एवरी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, तो एवरी नेचुरल नंबर। मगर मान लो आपको स्टोर करना है 3.5, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं फ्लोट का। फ्लोट की खासियत क्या है? फ्लोट बेसिकली स्टोर कर सकता है सारे डेसिमल नंबर और नेचुरल नंबर को तो कर ही सकता है, ठीक है? और तब भी हम बनाते हैं ना अपना वेरिएबल, तो उससे पहले हम डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का है। तो अगर हम इंटीजर टाइप का बनाना होता है तो हम स्टार्टिंग में इंट लिखते हैं, फ्लोट टाइप का बनाना है तो फ्लोट लिखते हैं और इसमें एफ स्मॉल होता है, ठीक है? तो इधर एग्जांपल में दिया है इंट, इन्हें क्या इंट टाइप सेलेक्ट करा है अपने वेरिएबल के लिए, फिर वेरिएबल का नाम या कुछ भी दे सकते हो, लिटरली कुछ भी। बस थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग इसकी आपका टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्टार्टिंग टेक्स्ट होनी चाहिए और आप इसमें नंबर दे सकते हो, बट नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है? 8 फिर हम नाम लिखेंगे, फिर हमें इसके बाद लिखना है इक्वल। इक्वल टू एक काम करता है हमारा असाइनमेंट का, मतलब ऐज लिखा फिर हमने लिखा इक्वल, उसके बाद हम लिखेंगे जो वैल्यू हमें असाइन करनी है, लाइक इधर इनने असाइन करी है ऐज को 20 की वैल्यू असाइन करी है, ठीक है? इधर इनने तो तो मतलब ऐज को 20 की वैल्यू मिल गई है और लास्ट में इन्होंने लिखा है सेमीकोलन के कमांड बेसिकली हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि तुम इंट नाम का मतलब इंट टाइप का वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करो, ठीक है? तो ऐसा वेरिएबल का सिंटैक्स रहता है, पहले हम लिखते हैं टाइप नेम, इधर इन्हें इंट टाइप यूज़ करा है, फिर हम लिखते हैं नाम, नाम कुछ भी हो सकता है, बस नंबर से चालू होना चाहिए, टेक्स्ट से चालू होना चाहिए। उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल टू, उसके बाद जो वैल्यू हमें असाइन करनी है और उसके बाद हम लिखते हैं सेमीकोलन, ठीक है?
तो इनने लिखा इनने दिया भी है इंटीजर, फ्लोट, ये कुछ कॉमन यूज़ डेटा टाइप्स हैं, ठीक है? अब इनने इधर दिया है टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वी राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल इन द पैरेंथेसिस विदाउट यूजिंग डबल कोट्स। अब देखो तब ना अपन ने टेक्स्ट प्रिंट करा था अपने कोड में, तब मैंने टेक्स्ट को प्रिंट करा तो मैंने ना पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स लिखा था। बट तब हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करना होता है, तो हम डबल कोट्स का यूज़ नहीं करते, इंस्टेड हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं वेरिएबल का नाम, बस खाली वेरिएबल का नाम लिखो, बाकी पूरा सिंटैक्स सेम रहेगा, देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस, फिर वेरिएबल का नाम और एंड में सेमीकोलन। तो अब वेरिएबल का नेम जैसे इधर हमने एज इन्हें एज दिया था, अगर मैं एज लिखूँगा ना और अगर अपने प्रोग्राम को रन करूँगी तो मेरा आउटपुट में 20 आ जाएगा क्योंकि एज की वैल्यू 20 है। तो एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं थोड़ा वेरिएबल अपने कोड में, उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम इधर लिखते हैं, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट टाइप का, नाम हम लिखेंगे, चलो नाम हम दे देते हैं इसका नाम हम दे देते हैं एक ही वेरिएबल है, ठीक है? फिर हम इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे जो वैल्यू असाइन करनी है, मेरे को असाइन करनी है 20, फिर हम लिखेंगे सेमीकोलन। एक वेरिएबल बन गया हमारा केस नाम का जिसकी वैल्यू 20 है। अब हमें क्या करना है, अब हम इधर लिखते हैं, काम करते हैं, अब हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्लियर सिस्टम। मैं एक काम करता हूँ जैसे हम ये वाली कमांड 6 क्लिक कर देते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर हम लिखेंगे 8, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे एज, ठीक है? यदि सजेशन ये देता है तो एज लिख देते हैं। इसके बाद हम एक काम करते हैं, सेव करते हैं। अब हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है। तो देख सकते हो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम और फिर डायरेक्ट 20 प्रिंट हो गया क्योंकि हमने स्पेस नहीं दिया है ना। अगर हम वो स्पेस इधर स्पेस दे देते हैं, एक काम थोड़ा खाली जगह छोड़ते हैं। अब मैं अगर सेव करूँगा एंड रन करूँगा तो देखते हैं। मतलब देख सकते हो 20 थोड़ा झूठ प्रिंट हुआ है तो हमारा आउटपुट आ रहा है। अब अगर आपने एक चीज़ सोची, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डेसिमल का वो स्टोर करना होता है ना तो हम फ्लोट को यूज़ करते हैं। अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है मगर क्या हो अगर मैं इसके इंटीजर टाइप के अंदर स्टोर कर दूँ, कंप्यूटर को क्या पता चल रहा है ना, हाँ राइट? तो एक काम करें, ट्राई करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो लाइक मैंने लिखूँगा 2.1 सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं, क्यों? अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है? कंट्रोल प्लस एस दबाया, अब रन को करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। देख सकते हो इसने एरर दे दिया है, ओके एरर दे दिया है। और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, जब जावा तो एरर देते हैं और सी प्लस प्लस वगैरह में क्या होता है, वो जो कोड है ना अपना लेता ही नहीं है, पॉइंट को लेता ही नहीं है। वो डायरेक्ट पॉइंट के आगे देखता ही नहीं है, वो डायरेक्टली टू स्टोर कर देता है, ठीक है? और अगर आप ऐसा टाइप का मतलब अगर मैं फ्लोट का वो बनाऊँ ना फ्लोट वेरिएबल के नाम सेम ही हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूँ चलो फ़ोन, फिर इक्वल टू, फिर इधर हम एक काम करते हैं स्टोर कर लेते हैं 0.111, ठीक है? इसका मैं सेमीकोलन देता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं, इसे प्रिंट करते हैं एक्चुअली फ़ोन फ़ोन। अब हम एक काम करते हैं, इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं क्या ये होल्ड कर पा रहा है हमारी वैल्यूज़ को? 0.111 ओके, तो देखते हैं हमारा क्या आता है। हमारा सेव नहीं हो रहा, वेट सेव कर देते हैं हम, अब रन करके देखते हैं। तो रन हो रहा है, अभी इसने एक एरर दिया है हमें, व्हाट? ओके, तो हमें एरर पता चल चुका है। एरर क्या है? तो हम जब भी फ्लोट को वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो उसके लास्ट में एफ लिखते हैं, ठीक है? अगर मैं अब ट्राई करूँगा तो देखना हमें एरर नहीं आएगा। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखो इंट में हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना होता, हमें फ्लोट में लास्ट में एफ लिखना होता है। तो फिर आप देख सकते हो हमारा आ चुका है इधर आउटपुट, ये हमने पहले ये प्रिंट करा था, फिर हमें अगला प्रिंट में फ़ोन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अब अगर क्या हो, हम ना वैल्यूज़ को रीअसाइन कर सकते हैं वेरिएबल में। लाइक अगर मैं लिखूँ ना हमने एक बार इसका डिक्लेरेशन तो दे दिया किस टाइप का है। अब हम अगर इसे रीअसाइन करना चाहें ना तो कुछ नहीं करना हमें, लिखना है वेरिएबल का नाम और फिर इक्वल टू और फिर जो भी नई वैल्यू है जो 30 और फिर सेमीकोलन, ठीक है? और अगर आप ट्राई करो जैसे मैं अगर एज प्रिंट करवाऊँगा, आप देखना सेव करते हैं, रन करते हैं। तो आपको क्या लगता है इधर 30 प्रिंट होना चाहिए, बट नहीं इधर 2 प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ? देखो पहले कंपाइलर ने ये वाली लाइन चलाई, इसमें क्या हुआ प्रिंट हो गया हमारा दिस
तीन नाम का वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू 2 है। ध्यान रखना बेटा जिसकी वैल्यू 2 है। फिर एक और वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू देख सकते हो आप, फिलहाल ये अपने काम में नहीं है, ठीक है? फिर इसने ऐज की वैल्यू प्रिंट करी क्योंकि अभी तक तो लाइन बाय लाइन के हिसाब से कंप्यूटर को तो यही लग रहा है ना वैल्यू 2 है, इसलिए उसने 2 प्रिंट करा। और अगली लाइन में अगर मैं इसके बाद लिखूँगा ना, जहाँ पर मैंने इसे असाइन करा उस लाइन के बाद अगर मैं सेम चीज़ लिखूँ, उस लाइन के बाद अगर मैं सेम चीज़ लिखूँगा ना, तो आप देखना फिर मेरा 30 प्रिंट होगा। ओके, ट्राई करते हैं। अब हम कंट्रोल प्लस एस और देखना अब 30 प्रिंट होगा। जब कंपाइलर को पता चल गया कि इसकी वैल्यू 30 है, मतलब पता वो उस लाइन पे आ गया ना, ठीक है? तो ऐसे हम रीअसाइन करते हैं और क्या है, हम तब इनकी वैल्यूज़ को रीअसाइन करते हैं, हम एक चीज़ और कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने डायरेक्ट एज इक्वल ये लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एज प्लस 20, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? ये भी 50 स्टोर कर लेगा, या मैं माइनस माइनस भी लिख सकता हूँ -10, ठीक है? नहीं तो हम एक काम और कर सकते हैं, लाइक मैं एक वेरिएबल आ रहा हूँ इन a इक्वल 10 एंड b इक्वल 5, तो मैंने 2 डब्बे बना लिए, एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 5। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो एज की वैल्यू है ना उसमें a प्लस b स्टोर कर दो, दोनों का प्लस वैल्यू, ये भी करेक्ट वे। तब भी हमें वेरिएबल को रेफर करना होता है तो हम डायरेक्ट उसका नाम लिख देते हैं, उसकी वैल्यू को अपने आप रेफर कर लेता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट वे है। अब एज की वैल्यू में 15 स्टोर होगा क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है। मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई का हमें यूज़ करते हैं एस्टेरिस्क का सिंबल, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश का। ओके, तो ये भी करेक्ट वे है। बट अगर क्या हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 अ, हाँ, मैं 2 फ्लोट वेरिएबल बनाता हूँ, फिर उनको प्लस करने का ट्राई करता हूँ और उनका रिजल्ट मैं इंट वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, तो क्या होगा? अब तो कंप्यूटर हमें एरर देगा या नहीं देगा? देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तो हमारे पास है तो एक वेरिएबल आर बना लेंगे फ्लोट टाइप का, उसको हम रखेंगे, नाम उसका रख देते हैं हम, ए रख देते हैं, ठीक है? ए इक्वल टू 1.1 एफ। अब हम अगर मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊँ, कि अगर इन दोनों का सम होगा वो तो डेसिमल में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या ये वेरिएबल स्टोर कर पाएगा या एरर दे देगा? तो ट्राई करते हैं, तो मैं लिखूँगा फोन प्लस ए, ठीक है? और मैं इसकी वैल्यू भी प्रिंट कराऊँगा ऑब्वियसली, तो इधर बीके और प्रिंट कराएँगे तब तो हमें पता चलेगा। कंट्रोल प्लस एस करते हैं और रन करके देखते हैं। ओके, तो क्या हमें एरर आता है? ओके, तो इसने हमें एरर दे दिया है। ठीक है, इसने एरर दे दिया है, बट अगर मैं इधर एक काम करूँगा ना, अगर मैं इधर इंट लिखूँगा, इसे एक काम करते हैं, एक वेरिएबल इंट का रखूँगा, तो अब देखते हैं क्या अब एरर देगा? एक इंट आगे को प्लस कर सकता है, तो इसने अभी भी एरर दे दिया, मतलब कंपाइलर हमारा चालाक तो है। बट क्या होता था ना, अब कभी-कभार क्या होता है कि ये काम नहीं होता, कभी-कभार कंपाइलर एरर नहीं देता, पता नहीं इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। और कभी-कभार क्या होता है ना, ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाती है 1.1 ऐसे डेसिमल में, और फिर क्या होता है जैसे इनका जो सम आएगा वो आएगा 2.1, एस्टीमेट 2.1 आएगा, तो इस वेरिएबल में बस 2 ही स्टोर हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे काम करते हैं हमारे वेरिएबल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जिसका नाम है जावा में इनपुट कैसे लें। तो देखो, जावा में इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर टूल का। बट उसे यूज़ करने से पहले ना हमें उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट मतलब हमें बेसिकली कंपाइलर को बताना होता है कि हम इस वाले टूल का यूज़ करने वाले हैं, और इस लाइन को जो आप देख पा रहे हो ना, इम्पोर्ट जावा डॉट स्कैनर, हमें एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में लिखना होता है। मतलब जो भी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी होती है वो हम क्लास से पहले लिखते हैं, ठीक है? तो ये वाली लाइन, इसका हम यूज़ करते हैं स्कैनर को इम्पोर्ट करने के लिए। इसके बाद हम स्कैनर को यूज़ कैसे करते हैं इनपुट लेने के लिए किसी वेरिएबल के लिए, वो हम ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं स्कैनर एससी फिर इक्वल टू, फिर न्यू स्कैनर, और फिर पैरेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट इन और फिर सेमीकोलन। अब ये जो लाइन है स्कैनर एससी इक्वल टू, इसे आप रट लो फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ती है मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि इनका धीरे-धीरे आपको मीनिंग बाद में जाके समझ में आता है जब आप उप्स पढ़ोगे और बाकी चीज़ें पढ़ोगे ना। वैसे तो उप्स का ही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, दैट न्यू वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं ना वर्ड। ओके, तो इस पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाएंगे, बट उसकी वैल्यू में हम उसकी वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे, इस बार हम लिखेंगे एससी। एससी क्या है? इस वेरिएबल का नाम है, ठीक है? स्कैनर बेसिकली टाइप्स ऑफ समझो, इस वेरिएबल का टाइप ही हो गया ना स्कैनर, ठीक है? तो एससी लिखा, स्कैनर में लिखेंगे डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब अब जैसे हमने स्कैनर यूज करा ना, तो
कंपाइलर क्या होता है ना, वो देखता है कि जैसे ही मैंने एंटर करा कोई भी इंट की वैल्यू, तो वो इस वेरिएबल को पकड़ा देगा वो वैल्यू। क्योंकि एससी डॉट नेक्स्ट में हमने लिखा है कि एससी फिर नेक्स्ट, फिर जिस टाइप का हमें डेटा चाहिए, हमें इन टाइप का डेटा, इन टाइप का वेरिएबल है, इसके बाद हम लिखेंगे पैरेंट कहते हैं सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा ना, कंपाइलर को जैसे ही इंट टाइप का इनपुट मिलेगा, वो वैसे ही इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा, ठीक है? और फिर इधर प्रिंट करा है हमने एज का। तो काम करते हैं, सब अपने कोड में यूज़ करके ट्राई करते हैं। ओके, तो हम इधर यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें स्कैनर में इम्पोर्ट करना होगा, उसके लिए हम सबसे फर्स्ट लिंक पे जाएँगे, इधर हम लिखेंगे इम्पोर्ट, ओके, जावा डॉट यूटिल, और इधर देख सकते हो इधर मेरे को सजेशन दे रहा है वीडियो, तो हम टाइपिंग कर रहे हैं डॉट स्कैनर, फिर हम लिखेंगे सेमीकोलन, ठीक है? वेट आई थिंक, हाँ, ठीक है, सही लिखा है, ठीक है? इसके बाद हम वो वेरिएबल बनाएँगे एससी वाला, तो वो हम कैसे बनाएँगे, स्कैनर लिखेंगे सबसे पहले तो, स्कैनर लिखेंगे एससी, वैसे आप नाम चेंज कर सकते हो, अगर मैं इधर सी लिखूँगा तो चलेगा, बट नॉर्मली कन्वेंशन है कि एससी लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, लास्ट में सेमीकोलन दे देते हैं। फिर इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसके लिए हमें इनपुट लेना है, अपने को भी ना ऊपर वाला कोड डिलीट कर देते हैं, अपना शो हो रहा है। ओके, अब एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा ए, इक्वल टू, इसकी वैल्यू में हमें क्या करना है, इसके वैल्यू में हमें इनपुट लेना है, तो हमने लिखा है एससी डॉट नेक्स्ट, और फिर मेरे को इन टाइप का लेना है, तो इन, फिर पैरेंथेसिस और लास्ट में एक सेमीकोलन। तो अब एक काम करेंगे, इनपुट ले लिया इस कंपाइलर ने, उसका हमें प्रिंट भी करवा रहा है। प्रिंट करवाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ए लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है? अब एक काम करते हैं, कोड को रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड काम कर रहा है या एरर दे रहा है। इट्स कंपाइलिंग, ठीक है? तब हम स्कैनर का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है। ये कंपाइलर को पता चलता है ना कि हम नई-नई चीज़ें यूज़ करते हैं, और जैसे ही हम बार-बार उसे सेम चीज़ को कंपाइल करते हैं, तो क्या होता है ना, डेटा रैम में स्टोर हो जाता है, रैम बहुत फास्ट होती है। अभी क्या हो रहा था, हम पहली बार कंपाइल करते हैं, तो एसएसडी से लाता है मतलब डेटा। ओके, तो आप देख सकते हो मैं इधर इनपुट दे पा रहा हूँ, फिर यू कैन सी मैं इधर इनपुट दे पा रहा हूँ। मैं स्क्रॉल डाउन नहीं कर पा रही, ठीक है? मैं इनपुट दे पा रहा हूँ। तो मान लो इधर मैंने लिखा 10, फिर मैंने दबाया एंटर, तो आप देख सकते हो वापस 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने 10 को इसकी वैल्यू में स्टोर करा है, किसकी, ए की वैल्यू में, और फिर बाद में हमने ए प्रिंट करवा दिया, इसलिए हमारा 10 प्रिंट हो गया, ठीक है? और वैसे इनकी भी एक लिमिट रहती है, मतलब उसमें आप ना ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने लिखा, कोशिश करी लिखने की ज़्यादा ही बड़े नंबर, लाइक 90,000 करोड़ ऐसे नंबर्स, तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा, उसकी एक लिमिट रहती है। उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे तब मैं जावा की थ्योरी की एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, मतलब ये तो हमारा प्रैक्टिकल है, उसके लिए बट थ्योरी की भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, अलग से। ठीक है, तो अब हमने स्कैनर को तो यूज़ कर लिया, ठीक है? अगर मान लो मेरे को फ्लोट टाइप ले इनपुट लेना होता तो मैं तो फ्लोट लिखता, ठीक है? और ऐसे हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ऑपरेटर्स, ठीक है? तो ऑपरेटर्स टॉपिक चालू करते हैं। तो देखो, ऑपरेटर्स अगर आप किसी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपको पता ही होंगे, बट अगर नहीं भी आ रहे हो तो बता देता हूँ। ऑपरेटर्स रहते तो सेम ही रहते हैं, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? तो ऑपरेटर्स 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिससे हम मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो इन्हें लिखा भी है, जिससे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स पे। एग्ज़ाम्पल, ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था, इंट ऐज, इसकी वैल्यू हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 + 5 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी तक हमने 2 चीज़ों को प्रिंट करने का ट्राई करा था। एक कि हम वेरिएबल के वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, एक कि हम टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। बट यार देखो, इनने क्या करा है, इनने एक क्या कहते हैं, इक्वेशन लिखी है, मैथ में तो हम इक्वेशन ही कहेंगे, और बिना डबल कोट्स के लिखी है, ठीक है? और उसमें एक ऑपरेटर दिया है। तो इसका पता है रिज़ल्ट क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, और फिर इनमें लिखा है ना 8 एस 8 5, इसका मतलब एस्टिक का मतलब मल्टीप्लाई होता है इन प्रोग्रामिंग, तो उसका रिज़ल्ट 40 आएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम नंबर्स को अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, पैरेंथेसिस के अंदर डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट वाले स्टेटमेंट में हमें डबल कोट्स में लिखना है, ठीक है? इधर आप देख भी सकते हो, ऐसे भी इनने कर लिया कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ए प्लस बी, ऐसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स ही तो स्टोर कर रहे हैं अपनी वैल्यू में। तो इनने क्या लिखा है, ए प्लस बी, हाँ, तो ये भी सही है, तो हमारा आउटपुट में आ जाएगा 11 आएगा, तो हम करेंगे। और फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि हम एक क्या कहते हैं, वेरिएबल में 2 उनका सम भी मतलब
स्टोर करवा सकते हैं, 2 वेरिएबल्स का सम भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके 4 टाइप के होते हैं, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? 4 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इनके कुछ प्रैक्टिकल यूज़ में इधर दिए हैं, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्या कहते हैं ऑपरेटर्स। तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने इन्हें समझ लिया ना, तो आधी फिल्स तो आपको यहीं से आ जाएगी। तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनमें रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हम इनमें कंडीशन लिखते हैं और जैसे ही कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, जो जो भी हमने कंडीशन लिखी होती है ना, उसके आगे ट्रू या फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर 2 वेरिएबल्स हैं, एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 65 है। तो देखो इधर क्या होगा, इन्हें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है? समझो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर इन्हें क्या लिखा है पेरेंट जिसके अंदर ए और फिर ग्रेटर देन का सिंबल और फिर बी। तो ये जो देख रहे हो ना ग्रेटर देन, लेसर देन, या फिर आप देख पा रहे हो मैंने इन्हें डबल इक्वल टू लिखा है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सिंबल फिर इक्वल टू, ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इनके भी डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। लाइक पहले वाले का मतलब है, अगर ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी होती है, ठीक है? जो कि अगर हम देखें, अ, ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है, तो 1 मिनट, इधर एक मिस्टेक हुई है, इधर फॉल्स लिखा है बट असल में इधर ट्रू आएगा कि ए की वैल्यू हमारी बड़ी है ना बी से। ए की वैल्यू 65 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ऑब्वियसली 65 बड़ा होता है, तो एक मिस्टेक हुई है तो ट्रू आएगा, ठीक है? तो ये क्या होगा ना, हमें आउटपुट में ट्रू देगा। बेसिकली हमने इसके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर एक कंडीशन लिखी है, जिसमें रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है, जिसमें हमने लिखा है 2 वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, जब भी हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स करना होता है ना ये नंबर्स का। तो अगर ए की वैल्यू वो बी से क्या कहते हैं बड़ी हुई, यानी कि कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ट्रू प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स होती है तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप के हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं। दूसरा रिलेशन ऑपरेटर क्या है, लेस देन, यानी कि अगर ए की वैल्यू जो बी से कम होती है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो इधर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, इधर इनने टू लिखा है इधर फॉल्स आएगा, ठीक है? और फिर ये क्या है, डबल इक्वल टू, देखो ये राउंड तो आपने मैथ में यूज करे होंगे स्टार्टिंग में तो, बट ये क्या है यार, डबल इक्वल टू, और ये क्या है नॉट इक्वल टू क्या है, ठीक है? तो समझो इसमें क्या है ना, ए डबल इक्वल टू बी का मतलब है जो ए की वैल्यू है अगर वो बी के बराबर होती है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। इधर क्या है, बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 65, आपका हो गया डायरेक्ट लिख देते ना ए इक्वल टू बी। अगर हम ऐसे लिख देते तो फिर तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर क्या मतलब होता है इसका कि जो ए है ना उसके अंदर बी की वैल्यू स्टोर करते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल टू तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं वेरिएबल्स में, तो इसलिए हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। इसका मतलब अगर ए और बी की वैल्यू सेम होती है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इधर हमारा बी की वैल्यू 5 है, इधर 65 है, तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। ठीक है, अब आपको हो गया है इनका मतलब क्या है, फॉल्स ट्रू। तो इनका काम आएगा हमें लूप्स एंड इफेक्ट्स पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, ये हमें हेल्प करते हैं बेसिकली मॉडिफाई करने में रिलेशनल ऑपरेटर्स की अर्निश ओवर। मैं ये वाला भूल गया, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल टू का मतलब होता है अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल मतलब सेम नहीं है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हो बी और 65 दोनों अलग-अलग हैं, तो इनकी वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? यानी कि ये स्टेटमेंट सही करिए, इसकी इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि ट्रू आ जाएगा। अगर सेम होती ना इन दोनों की वैल्यू, इसकी भी 5 होती एक ही, तो इधर फॉल्स आता, क्योंकि इसके हिसाब से इन इस स्टेटमेंट में लिखा है कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, चूँकि नहीं है इसलिए ट्रू आ गया। अगर नहीं होती मतलब अगर सच में सेम हो जाती ना तो फॉल्स आ जाता। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे मैंने बताया, रिलेशनल ऑपरेटर्स से जो कंडीशन लिखते हैं उन्हीं को मॉडिफाई में यूज़ होती है, राइट? इधर आपको दिख रहा है 2 कंडीशंस लिखी हैं, एक ये लिखी है, एक ये लिखी है, बीच में ये एम्परसेंड है, डबल एम्परसेंड। इसका मतलब है अभी तक हमने क्या हुआ कि अगर 5 की वैल्यू 6 से छोटी है, चूँकि है, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि 6 अगर बड़ा है 7 से, जो कि फॉल्स, ठीक है, वो सच नहीं। तो जब भी हम एम्परसेंड का यूज़ करते हैं, इसका मतलब दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है, एक भी फॉल्स हो जाती है, तो हमारा आउटपुट फॉल्स आ जाता है, ठीक है? और ये वाला जो आप सिंबल देख पा रहे हो ना इसका, ये बेसिकली बैक स्पेस के नीचे आप देखोगे ना, अगर आप शिफ्ट दबा के तो बैक स्पेस के नीचे वाला बटन है तो ये प्रिंट होता है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ट्रू प्रिंट कर दो, ठीक है? एम्परसेंड का मतलब दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, इसे हम 2 कंडीशन को साथ में ले आते हैं, ठीक है? और इसका मतलब, इसका मैं भूल गया क्या कहते हैं?
ठीक है, बट इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है ना, तो आप तो ट्रू प्रिंट कर दो ना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसका मतलब एक भी वो ट्रू रहती है हमारी कंडीशन तो ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक है? अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है? एक्चुअली हम काम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एम्परसेंड वगैरह को ना अपने कोड में यूज़ करके दिखाते हैं। ओके, तो हमें कोड में आ गया, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इधर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट वाली स्टेटमेंट, फिर हम लिखते हैं क्या प्रिंट होगा, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैम सजेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इधर मैं लिखूँगा ए, एक्चुअली ए नहीं है, अभी मैं वेरिएबल्स के साथ नहीं। अगर 60 अगर 90 छोटा हुआ 100 से, ये मेरी कंडीशन है 90 छोटा हुआ 100 से, तो देखते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। ऑब्वियसली 8 2 ही है ना, तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले तो मुझे काम करते हैं, हम इससे हटाते हैं, ये मेरे को इनपुट माँग रहा है ना, बाकी को हटाते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। देखना अरे जाओ, ओह वेट मैंने ओके, तो अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं, सेव करते हैं, रन कोड, देखते हैं हमारा क्या आता है। देख सकते हो हमारा आउटपुट ट्रू आ गया है, क्योंकि हमने लिखी है ना 90 100 से छोटा है, बेसिकली सच्ची बात है। अगर मैं ये लिख दूँ ना, 90 100 से बड़ा है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखते हैं, फॉल्स आ गया। ओके, फॉल्स आ गया। अब ये हम ऐसे अपना ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, और जो ये वाला ऑपरेटर होता है ना, बताना अगर मैं पहले बोल रहा था, मेरे को नाम याद नहीं है। इसे हम कहते हैं पाइप सिंबल या फिर लॉजिक और जो एम्परसेंड होता है ना, डबल एम्परसेंड, उसे हम कहते हैं लॉजिकल एंड। तो एक काम करते हैं, हम और सिंबल का और को यूज़ करके देखते हैं। हम एक कंडीशन मैंने लिख दिया कि अगर 90 100 से बड़ा, दूसरी कंडीशन में ट्रू लिखूँगा, वो है मेरी 90 बड़ा है, 100 बड़ा है 90 से। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो कंट्रोल प्लस एस, रन कोड, तो देखना ट्रू आएगा। फिर ट्रू आ गया, क्योंकि हमारी एक एक बात सही है, एक बात गलत है, दोनों सही होंगी तो भी सही ट्रू आएगा, एक सही होगी तो भी मतलब ट्रू ही आएगा। बट अगर मैं इधर यूज़ करता हूँ ना लॉजिकल एंड का, लॉजिकल एंड की रिक्वायरमेंट्स हाई-फाई हैं, उससे भैया दोनों ट्रू चाहिए, तो देखना क्या है वो। तो वो फॉल्स दे देगा, तब तक लॉजिकल एंड को दोनों कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी ना, वो फॉल्स ही देगा। ठीक है? तो ऐसे हमारे लॉजिकल एंड लॉजिकल और काम करते हैं, ऐसे हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इफ एल्स की तरफ। बाय द वे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये वाले रह गए हैं, बट इसे मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। इसमें अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगा, तो मैं एडवांस सीरीज़ बनाऊँगा, ठीक है? वो वीडियो लेंथी हो जाएगी इससे। तो अब हम आते हैं अपने इफ एल्स के ऊपर। तो इफ एल्स क्या होते हैं? इफ एल्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, ठीक है? यानी कंडीशनल्स भी कहते हैं, इनसे हम डिसीजन लेते हैं प्रोग्राम में। तो जो हमने रिलेशन ऑपरेटर्स के ऊपर सीखा था ना, इसका बहुत यूज़ आने वाला है इफ एल्स एंड। तो इफ एल्स में क्या होता है? पहले हम लिखते हैं इफ, सिंटैक्स पे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस, अब इसके अंदर हम लिखते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है? फिर हम लिखते हैं ये क्या डबल कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? हम 2 कर्ली ब्रेसेस देते हैं और फिर उसके अंदर हमें वो चीज़ लिखनी है कि जब हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू देती है, तो हमें वो चीज़ करनी है। लाइक आउटपुट एग्ज़ाम्पल में लिख, तो इफ इनने इसके अंदर ट्रू लिखा है डायरेक्टली, बट पता है रियल प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं? रियल प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं। जैसे आपने देखा इधर कंडीशन आती है, लाइक ऐसी कंडीशंस लिखते हैं हम कि अगर 100 बड़ा हो 90 से, जो कि है, तो भी ट्रू देते हैं इधर। यहाँ हमने इन्हें डायरेक्टली ट्रू दिया है क्योंकि समझाने के लिए, बट रियल प्रोग्राम में क्या होता है, कंडीशन होती है, फिर वो कंडीशन जो भी आउटपुट देती है ट्रू या फॉल्स, उसके बेसिस पे इफ एल्स काम करते हैं। तो अभी इन्हें कंडीशन नहीं लिखी है, इन्हें डायरेक्ट ट्रू लिख दो वो भी चलेगा। अगर इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, स्टेटमेंट क्या डायरेक्ट ट्रू मिलता है, तो क्या होगा, ये वाला जो इसके करीब इसके अंदर वो वाला वर्क एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। नहीं तो एल्स का मतलब होता है नहीं तो, अगर ये वाली इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो एल्स के जो करीब इसमें वो वाला वर्क होगा। मतलब इन दो, अगर हमें डिसाइड करना है ना कि यार ये वाला काम करना है या ये वाला काम करना है, तो हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। इफ में हम कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये हुआ तो ये करना है, एल्स में हम लिख देंगे अच्छा ये नहीं हुआ तो ये करना है। तो ऐसा हमारे इफ काम करता है। तो काम करते हैं हम प्रोग्राम में यूज़ करके देखते हैं। ओके, तो हम आ गए अपने प्रोग्राम में, अब इन्हें मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करके देखता हूँ, ठीक है? इसे डिलीट करते हैं। अब मैं लिखूँगा सबसे पहले इफ, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? और अगर हम खाली इफ भी लिखेंगे ना बिना एल्स के, वो भी चलेगा, ठीक है? अब मैं इफ के अंदर कंडीशन डाल रहा हूँ, मेरी कंडीशन है अगर 100 अ, बड़ा हुआ 90 से, तो ये जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो वाला काम करेगा कोड। इस कोड में कुछ नहीं करता, इस कोड इसमें मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है? वर्क, ओके? और एल्स लिखूँगा, एल्स मतलब अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स आती है, तो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं लिखेंगे नॉट वर्क, ठीक है? फिर काम करते हैं, सेव करते हैं, अपने कोड को रन करके देखते हैं। देख सकते हो वर्क प्रिंट हुआ है। अब वर्क प्रिंट क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो इफ है ना, इसकी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये जो चीज़ हमने लिखी है ट्रू है, तो कंप्यूटर क्या समझेगा इधर हमने ट्रू लिखा है, और जब भी ट्रू लिखा होगा, तो ये जो होगा ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला कोड होगा। और अगर इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है ना, तो एल्स का काम ही नहीं करता है। ठीक है? अगर इफ की स्टेटमेंट ट्रू है, तो इफ वाला वर्क होगा, फिर एल्स का नहीं होता। और जैसे मान लो
इसकी स्टेटमेंट अगर फ़ॉल्स भी होती है, तो हमारा एल्स का वर्क होगा और फिर उसके आगे हमारा नॉर्मल जो कोड है वो रन करेगा, इसके आगे हम जो भी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर इसकी स्टेटमेंट फ़ॉल्स हो गई तो पूरा कोड ही चलना बंद कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, लॉजिकल एंड का यूज़ करूँगा इसमें। मैं लिखूँगा लॉजिकल विच हाँ, लॉजिकल एंड और मेरी दूसरी कंडीशन होगी 90 है, वो बड़ा है 100 से। तो अब देखते हैं क्या होगा। कंट्रोल प्रेस एस, रन कोड। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारा आना चाहिए नॉट वर्क्स, ठीक है? नॉट वर्क्स आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉट वर्क क्योंकि लॉजिकल एंड को दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही चाहिए, तभी वो उधर ट्रू देगा, हमें फॉल्स दे देगा। तो क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। जैसे ही फॉल्स दिया, इसका जो कोड है वो वर्क नहीं है, डायरेक्ट एल्स का कोड वर्क हो गया। ऐसे हमारे इफ एल्स काम करते हैं, ठीक है? इफ एल्स हम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक स्कैनर के थ्रू हमने पहले इनपुट ले लिया यूजर की एज का, फिर हमने चेक करा एज 18 से बड़ी है, तो प्रिंट कर दो आप वोट कर सकते हो, नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते। तो इस टाइप से हम अपने प्रोग्राम में डिसीजंस लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक लूप्स की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स। अब देखो लूप्स होते क्या हैं? अगर मैंने आपसे कहा कि आपको 10 बार प्रिंट करना है हेलो, तो आप क्या करोगे? सिस्टम डॉट आउट वाली प्रिंट 10 बार लिख दोगे, कॉपी पेस्ट करके कह दोगे लो हो गया। बट रियल प्रोग्रामिंग में हम ये नहीं करते हैं। रियल प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं लूप्स का। लूप्स के बहुत सारे काम होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल ये समझाया, ठीक है? लूप से हम वर्ड को रिपीट करते हैं, सेम वर्ड, ठीक है? अब समझो इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। तो इसमें से मुझे आपको लग रहा है एक ही चीज़ समझ में आ रही होगी, कंडीशन। बाकी जो 2 चीज़ है ना, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, मैं आपको समझाऊँगा बाद में, ठीक है? उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, उसके बाद हम वर्क लिखते हैं। तो इनने एक वो दिया है, लूप दिया है। पहले इन्होंने लिखा है फॉर, फिर इन्होंने एक वेरिएबल बनाया आई नाम का जिसकी वैल्यू 1 है। फिर इन्होंने कंडीशन दिया, अपनी कंडीशन क्या है कि अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी है, जो कि अभी है, ठीक है? तो क्या होगा? ये चीज़ हमारी क्या है? ट्रू है। और जैसे ये वाली चीज़ ट्रू होती है ना कंडीशन हमारी, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला कोड रन होगा। तो हमारा जो कोड है वो रन क्या हुआ? हमारा कोड रन हुआ हेलो, हेलो प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ? फिर वापस से ये वेरिएबल तो वापस नहीं आने हैं, वो एक बार बन गया, ठीक है? फिर हमने वापस कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, तो क्या होगा? फिर वापस से कोड रन करेगा। बट कोड रन करने से पहले ना एक्चुअली वो जैसे कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू होती है तो उसके बाद हमारी ये वाली अपडेशन वाली स्टेटमेंट काम करती है। अब आप कहोगे ये मैंने क्या लिखा है आई प्लस प्लस, ये तो आपने सिखाया ही नहीं है कुछ। देखो आई प्लस प्लस का बेसिकली ये मीनिंग है, ये जो भी आई की प्रीवियस वैल्यू है ना उसमें 1 प्लस करो। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो वो हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब होता है जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं फिर प्लस प्लस लिखते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता, उसमें 1 प्लस हो जाता है। अगर माइनस माइनस लिखते हैं तो 1 माइनस हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे व्हिच ओके, तो ये लोग का सिंटैक्स होता है। बट मैं इसे कोड में आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊँगा तो इससे कोड में चलता था। ओके, तो अब हम इधर अपना लूप लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा खाली कर देते हैं, हम लिखेंगे फॉर, एक्चुअली मैंने कर्ली ब्रेसेस डिलीट करके लिखा, ठीक है? अब हम लिखेंगे फॉर, फिर हम लिखेंगे पैरेंट दिस, फिर हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस। ओके, अब हमें पैरेंट दिस के अंदर 3 चीज़ें लिखनी है, एक इनिशियलाइजेशन, एंड अ, वैसे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का होता है, बट एक कन्वेंशन है कि हम आई लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अच्छा लगता है। और जिस भी वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं ना इनिशियलाइजेशन में या कंडीशन में, उसे हम कहते हैं आइटरेटर, ठीक है? तो आई की वैल्यू मैं दे देता हूँ 1 दे देता हूँ, फिर ये देते हैं हम सेमीकोलन, फिर हम इसमें क्या करेंगे कंडीशन लिखेंगे, मान लो मेरी कंडीशन है, जब तक तुम्हारी आई की वैल्यू 10 से कम है, ठीक है? ये मेरी कंडीशन है। इसके बाद अपडेशन, अपडेशन में आई प्लस प्लस इज़िली यूज़ होता है, बाकी आप आई माइनस माइनस यूज़ कर सकते हो, वैसे वो कम यूज़ होता है बट डिपेंड अपॉन द वर्क। अब मैं इधर अपने वर्क लिखूँगा, तो मैं सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर में कर देता हूँ, हेलो लिख देता है, ठीक है? हेलो। तो एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका वर्क समझाऊँगा कैसे काम करें। तो देखो मेरे पास कितनी बार हेलो प्रिंट स्पेस नहीं दिया इसलिए, मेरे पास कितनी 10 बार हेलो प्रिंट होगा और अगर मैं इधर 100 कर दूँ ना, तो 100 बार हो जाएगा। और स्पेस भी देते हैं, ठीक है? देखते हैं पहले हो रहा है 100 बार। तो रन करते हैं। तो ये देखो ओह! ये तो कुछ पैटर्न है नहीं अच्छा बट ठीक है, ये हमारा 100 बार हेलो प्रिंट हो गया होगा, मैं गिन नहीं रहा। ठीक है, तो अब आप समझते हैं काम कैसे करा? तो देखो ये काम कुछ ऐसे करा, सबसे पहले जो कंपाइलर है, कंपाइलर आप मान लो मैं कंपाइलर हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 1 वैल्यू है। फिर मैंने चेक करा कि जो आई है मतलब जो वेरिएबल है, क्या उसमें वैल्यू 100 से छोटी है? हाँ, तो मैंने कहा हाँ भाई, ये है, इसका मतलब ये ट्रू है और ट्रू होती है तो हमारा वो कोड रन करेगा जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ट्रू है, ठीक है? तो जैसे ही वैल्यू ट्रू निकली, फिर आई की वैल्यू एक बार बढ़ जाएगी, तो बढ़ के वो क्या हो गए हमारी 2 हो गई फिर वो 2 हो गई। फिर मैंने प्रिंट करा, फिर मैं वापस आया, चेक करी, अभी भी 2 छोटा है, फिर मैंने वापस 3 करा और ऐसे करते-करते जब ये कंडीशन 99 को पहुँचेगी फिर 99 ठीक है, 99 में 100 से छोटा है, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, क्या आई प्लस-प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 99 से वो 100 बन जाएगा, फिर वर्क होगा हमारा, फिर वापस तब कंडीशन चेक होगी, इस बार कंडीशन फ़ॉल्स रहेगी और जैसी कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी ना, हमारा लूप काम करना बंद कर देता है, तो जो भी इसके आगे आगे मैं कोड लिखूँगा, जो भी मैं लिखूँगा, वो हमारा रन करेगा। तो ऐसे हमारे लूप्स काम करते हैं, ठीक है? आप एक चीज़ याद रख सकते हो, लाइक अगर आपको अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं इधर ही इनिशियलाइज़ेशन करूँ, तो आप बाहर ही बना सकते हो वेरिएबल, ज़रूरी नहीं है आपको अंदर ही बनाना है। मैंने बाहर वेरिएबल बनाया देखना और इधर वो सेमीकोलन लगा दिया। उस सेमीकोलन लगा लिया, इसके अलावा सेमीकोलन लगाना है, भले ही मैंने इनिशियलाइज़ेशन बाहर रखी। बट आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कंडीशन होनी चाहिए, लूप में बिना कंडीशन कोई कोड रन नहीं करेगा, ठीक है? रन करके देखते हैं, अभी हमारा कोड काम कर रहा है और आप एक काम कर सकते हो, अपडेशन को भी इधर से हटा सकते हो, ठीक है? अपडेशन को भी हटा सकते हो, अपडेशन को भी आप कोड में डाल सकते हो। इधर मैंने लिख दिया i++ अभी भी कोड काम कर रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कंडीशन होनी चाहिए और अगर आप दोनों चीज़ नहीं लिख देते ना सेमीकोलन तक मतलब होनी चाहिए। ये एक इनिशियलाइज़ेशन का सेमीकोलन, एक इसका और लास्ट में हम देते ही नहीं है उसका अपडेशन का, इधर सेमीकोलन दे दूँगा इधर कोड में, तो ना ये भी काम करेगा।
अच्छे ये काम कर रहे हो, क्या है ना डिफरेंस आ जाता है कभी-कभार ऐसे कि अगर आगे-पीछे का भी डिफरेंस आ जाता है ना कि कोई चीज़ पहले काम कर रही है तो उसके लिमिट से ज़्यादा होगी तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है? तो ऐसे हमारे लूप्स काम करते हैं, जैसे हमारा फॉर लूप काम करता है। एक लूप आ जाता है व्हाइल लूप बट उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, तो वो लॉन्ग हो जाता फिर। वैसे ही अभी हमारी वीडियो लॉन्ग हो चुकी है 30 मिनट्स की। बाकी गाइज़ ये है हमारी वीडियो का एंड और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना और आप कमेंट भी छोड़ देना कि आपको अगला इस वीडियो का टॉपिक चाहिए मतलब अगली वीडियो का टॉपिक क्या हो और सजेशंस भी देना मुझे। लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि आप वॉइस एनहांसर यूज़ करते हो? तो हाँ, मैं यूज़ करता हूँ अफोनिक का। ओके, बाकी गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।